नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं स्थानीय कैथल के कम्युनिटी हॉल में हुड्डा सेक्टर के। आज जैसा कि पिछले बैनर पर लिखा हुआ है, अमेरिकन साम्राज्यवाद की नीतियों के खिलाफ ईरान पर हमले और दूसरे क्यूबा व अन्य देशों पर जो अमेरिका की आर्थिक नाकेबंदियां हैं और उन मुल्कों को भी लगातार धमकी दे रहा है उनको खत्म करने की, वहां निजाम बदलने की जो अमेरिकन पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ कैथल के जन संगठन मंच ने एक सेमिनार आयोजित किया, जिसके मुख्य वक्ता डॉक्टर महावीर जागलान जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रोफेसर जागलान साहब ने पिछले लंबे समय से भूगोल विषय के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर हैं और सामाजिक मुद्दों पर इनकी राय एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ओपी ग्रेवाल अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष हैं, तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं इसी विषय पे। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सर चैनल पर। थैंक यू। तो सर, जो आज आपने व्याख्यान दिया बहुत सुंदर, इससे जुड़ी बस एक दो बात पूछनी है जी आपसे, ताकि हमारे दर्शक लाभान्वित हो सकें। जो ये आज के दिन अमेरिकन साम्राज्यवाद की आक्रामकता है, कंटिन्यूटी में देखा तो जो पिछले दिनों से अमेरिका लगातार कभी सीरिया के अंदर असंतोष भड़का कर वहाँ निजाम पलट दिया, पीछे गद्दाफी जी को खत्म करवा दिया, या और पीछे जहाँ सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करा दिया, अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंसेज हैं, और अब आते आते बात ताज़ा ईरान पे भी एक बहुत भयानक मतलब पाषाण युग में धकेलने की ट्रंप जी ने पूरी ताकत लगा दी इजराइल और अमेरिका ने, और अभी वो आगे क्यूबा और उत्तरी कोरिया को भी इस ढंग से निशाने पर ले रहा है। ये मतलब पिछले वैसे तो 50-60 साल हो गए लगातार, उससे पहले भी होंगे। इसका मूल कारण क्या है? जो अमेरिका की जो एक प्रकार की गुंडागर्दी है इन देशों में, अमेरिका के असली इरादे क्या हैं? देखिए, अमेरिका जो है एक साम्राज्यवादी देश है। हालांकि अपने आप को सबसे पुरानी जो डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है, लेकिन जो इतिहास जो बताता है कि अमेरिका ने बहुत सारे देशों के में जो इस तरह से आक्रमण किए हैं, और अंदरूनी तौर पे भी दो तरह के आक्रमण हैं इनके। एक तो बाहरी स्तर पे जो हमें दिखाई देता है, ये जो हम कहते हैं ना कि बाइपोलर वर्ल्ड था जो 90 के दशक की शुरुआत तक जो है, और उसके बाद जो सोवियत यूनियन का जो विघटन हुआ, उसके बाद जो है एक तरह की ताकत जो है यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि एक ही सुपर पावर वाला जो दुनिया है उसमें हम रह रहे थे। और इसमें एक जो चीज हुआ है वो ये है कि धीरे धीरे चीन ने अपनी ताकत बढ़ाई है, और चीन भी अपने आप में एक दूसरे नंबर पे बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर भी है, आर्थिक रूप से भी वो बहुत संपन्न हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है दुनिया एक तरह से यूनिपोलर ही है, जिसमें कि अधिकतर देश जो है गुट निरपेक्ष देश जो थे वो भी जो है अमेरिका के साथ हो लिए, या उनको ताकत के बल पे जो है उनको खत्म कर दिया गया, या एक तरह से उनको अपने साथ मिला लिया गया। लेकिन बहुत सारे देश अभी भी बचे हैं जिनके जो शासक हैं या जो रूलर्स हैं, वो जाहिर है वो उनके साथ नहीं जाना चाहते। तो अमेरिका को एक खतरा ये पैदा हो रहा है कि कहीं चीन जो है अपनी शक्ति बढ़ा के इन लोगों के साथ अपने साथ ना कर ले। हालांकि चीन ने मिलिट्री कोई अलायंस इस तरह से किसी देश के साथ नहीं करी है मोटे तौर पे, लेकिन चीन ने अपनी आर्थिक ताकतें बढ़ाई हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में ये सहयोग कर रहा है। बहुत सारी इसकी प्रोजेक्ट चल रही हैं, बहुत सारी चीन की पूंजी लग रही है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें तो चीन अब अग्रणी है, हम सब जानते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका जो है अब इसको लग रहा है कि जो देश बचे हुए हैं वो कहीं चीन के साथ जाके और उसकी ताकत ना बढ़ा दें किसी तरह से। तो उनकी कोशिश ये है कि जो भी देशों के जो शासक हैं या जो उनकी सरकारें हैं उनके साथ नहीं आ रही हैं, तो उनके ऊपर बल प्रयोग करके या किसी भी तरह से उनको अपने साथ करने की कोशिश है। तो वो एक तरह से कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, और वो ये अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा है। अच्छा, लेकिन जो सीधे तौर पे किसी मुल्क के राष्ट्र प्रमुख का अपहरण कर लेना, वहाँ मिलिट्री उतार देना, बम डालना, तो इन हालात में जो यूएनओ का जिस उद्देश्य के लिए गठन हुआ था,
जो संस्था बनी थी एक विश्व स्तर की, उसकी कितनी प्रासंगिकता, रेलिवेंसी या महत्व देखते हैं आज आप यूएनओ का? देखिए, यूएनओ की प्रासंगिकता पे तो सवाल खड़े हुए बहुत दिन हो गए, क्योंकि बहुत सालों से अब ये है कि यूएनओ इफेक्टिवली किसी भी देश, दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट में बहुत मार्क उसका जो योगदान जो है, या बहुत इफेक्टिव जो योगदान, वो नहीं हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि जो अमेरिका है उसने खुद ही यूनाइटेड नेशंस को जो है उसको अंडरमाइन किया है, उसकी ताकत को कम करने का काम किया है। क्योंकि नहीं तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है बहुत सारी चीज़ों में जो उसका योगदान रहा है या शांति स्थापित करने में योगदान रहा है, वो भी अब लगभग वही है जिसमें अमेरिका चाहता है कि इसमें शांति स्थापित हो, या उसके भी हेस्ट पे जो हो काम कर रहा है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद तो वो पर्दा भी हटा दिया गया है। अब ट्रंप ये चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूएन स्थापित है तो वो उसी के लिए काम करें, तो वो तो मानता ही नहीं है, बल्कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का लिए ट्रंप के लिए कोई मान्यता नहीं है, उसके लिए कोई उसकी सैंक्टिटी नहीं है। तो ये तो उसका हिस्सा है, क्योंकि अगर देखिए एक तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय पंचायत है, तो अगर उसको ये महत्व देंगे तो कुछ चीजें जो है जैसे पंचायती तौर पे माननी पड़ती हैं वो उनको माननी पड़ेगी। तो अब ये बिल्कुल नंगे तौर पे जो है इन चीजों के को जो है एक तरफा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो सर एक और बिल्कुल आज का प्रासंगिक सवाल है, जो पिछले दिनों ईरान को घुटने पर लाने की कोशिश करी अमेरिका ने, इजराइल ने भी लगातार अटैक करे, अमेरिका ने भी, ट्रंप जी के दावे थे भाई कुछ घंटों की, कुछ दिन की, 2 दिन की कहानी, हम रिजम चेंज कर देंगे, अयातुल्ला खुमैनी का मर्डर कर दिया, बहुत से लोगों को टारगेट करके किलिंग करा, लेकिन वो अपने उस मकसद में उस ढंग से कामयाब नहीं हो पा पाए। ये ईरान ने किस स्ट्रेटजी और किस ढंग से अमेरिका का मुकाबला किया, और इस जिस ढंग से समाप्त होता हुआ दिखा रहा है युद्ध ईरान और अमेरिका का, इसमें जो एक प्रकार से अमेरिका जो के इरादे पूरे तौर पर कामयाब नहीं हुए, तो इसके दूरगामी वैश्विक असर क्या देखते हैं आप, और ईरान ने किस रणनीति और कूटनीति से अमेरिका का मुकाबला किया? जी देखिए, बात सही है कि आप जो कह रहे हैं कि उनका मानना था, उन्होंने जिस तरह से 28 फरवरी को ईरान पे अटैक किया था, तो इनका साफ तौर पे ये मानना था कि नेतन्याहू और ट्रंप दोनों का, कि हम इसको 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। और ये असेसमेंट उनका जो इजराइल की जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो काफ़ी अंदर तक घुसी हुई थी ईरान में, और उनका ये असेसमेंट था कि हम इन पे हमला करेंगे, खमीनी साहब को जो है हम ख़त्म कर देंगे, उसके साथ उनका जो उसके 45 जो लोग और भी मारे गए हैं उसके साथ जो है, तो उनका मानना था कि हम कमांड स्ट्रक्चर इनका ख़त्म कर देंगे ऊपर से, तो उसके लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा, और हम अपने जो किसी पिट्ठू को वहाँ पे बिठा देंगे, लोग भी अंदर से रिवोल्ट कर देंगे, एक तरह से वो उनके साथ आ जाएंगे हमारे साथ, और वो कहेंगे कि भाई ये तख्ता पलटो। उनका मुख्य मकसद ये था कि ये तख्ता पलट के, और दूसरा एक पिट्ठू साम्राज्य का जो है एक पिट्ठू जो होता है, कठपुतली सरकार बन रहा था, एग्जैक्टली। तो लेकिन इनको ये आइडिया नहीं था, 2 चीज़ों पे ये फ्लॉप हुए हैं। अमेरिका और इजराइल जो बहुत ही तुच्छ से इतिहास वाले देश हैं, इनको ये नहीं पता कि ईरान जो है वो 5000 साल इतिहास वाला देश है, और ईरान के अंदर एक प्राइड है, एक गर्व है उनको कि हम फारसी हैं, हम ईरानी हैं। और वो चीज़ जो राष्ट्रवाद, यानी कि वो जो फीलिंग जो उनमें उभर के आई इसके बाद, और खासकर जब ट्रंप ने कहा कि हम इनको बलियामेट कर देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे, ये सारी चीज़ें जब हुई, तो इवन जो सरकार के विरोधी भी थे वो भी उनके साथ आने लगे। और जो ईरान का डायस्पोरा है, जो बाहर जो लोग भाग गए थे, ये जो इस्लामिक क्रांति जो आई थी 1979 में, उसके बाद बहुत सारे लोग भाग गए थे बाहर, बहुत सारे दूसरे देशों में जाके बसे थे। मेरा एक क्लासमेट था ईरानी जो है, उसका नाम कोरोसमैनी था, और वो बहुत क्रिटिक था इस रिजीम का। तो ये जो लोग बाहर बस के गए थे, इनके अंदर भी ये आए कि भाई हमें ख़त्म कैसे किया जा सकता है। ईरान को ख़त्म करने का मतलब ये है कि एक पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म करना। तो वो चीज़ जब देश एकजुट हो गया, और एक और चीज़ जो नोट करने वाली ये थी, 2 चीज़ें बल्कि, एक तो इनका कमांड स्ट्रक्चर जो है बहुत डिसेंट्रलाइज्ड है।
वो एक जगह नहीं था, इनको गलतफहमी थी, और अलग अलग कमांडर अलग अलग एरियाज में अपने अनुसार जो है उन्होंने युद्ध चलाया। हाँ, वो एक कोऑर्डिनेट कर रहे थे, लेकिन ये नहीं था कि एक जगह से कोई हुक्म जा रहा हो। और सबसे महत्वपूर्ण ये था, ईरान को पता था बहुत सालों से कि कभी ना कभी हम पे आक्रमण होने वाला था, लेकिन ईरान ने एक चीज जो पकड़ ली थी वो ये थी कि हम हॉर्मुज को अगर बंद कर देंगे तो सारी दुनिया को का जो 25% तेल सप्लाई हॉर्मुज के थ्रू होता है, वो अगर हम बंद कर देते हैं तो अमेरिका पे बहुत प्रेशर आने वाला है, और अमेरिका के अंदर के लोगों का भी प्रेशर आने वाला था, क्योंकि ट्रम्प पॉपुलर लीडर आज के दिन नहीं है वहां पे, एक मेजोरिटी जो है इसके खिलाफ है। तो उसी प्रेशर में आके इनको ये समझौता करना पड़ रहा है। बल्कि नुकसान ईरान का बहुत हुआ है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो जीत जो है इसमें, अगर आप कह सकते हैं, वैसे ये लड़ाई है जिसमें हार जीत किसी की हुई नहीं, लेकिन एक ऐसी जीत हुई है ईरान की जिसको जो दूसरे जो देश हैं, चाहे वो कमजोर देश भी हैं, उनके लिए भी ये सबक है कि अगर आप एक इकट्ठे होके और अगर अमेरिका का सामना करते हैं एज ए नेशन, एज वन पीपल, उस केस में आप अमेरिका से हार नहीं सकते। वह शानदार प्रदर्शन किया है ईरान ने। सर, दो सवाल और अंतिम आपसे। एक तो ईरान और भारत के जो संबंध रहे हैं, जैसे कि आपने अपने व्याख्यान में भी दर्ज कराया कि भाई वर्षों के जो पुरानी दो सभ्यताओं के रिश्ते भी हैं, और भारत और ईरान का जो सांस्कृतिक इतिहास है, व्यापारिक इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, और भारत और ईरान की जो मित्रता का महत्व है, इस पर भी थोड़ी दो बातें जरूर होती। देखिए, ईरान और भारत का जो मित्रता का इतिहास है या जो संबंधों का इतिहास है, वो भी 5000 साल पुराना है। बेबीलोन, जब बेबीलोन और ये वाला जो एरिया था जो फारस की खाड़ी पे, बंद करो तो बंद करो, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा जी, आप से करें तो हाँ, क्या बात करें? भारत और ईरान का जो संबंध था, हाँ, तो हमारा संबंध जो है 5000 साल पुराना है, और ये उस समय का संबंध है जब हमारे यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता होती थी, और जो बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन जो आपकी ईरान में जो होती थी, उस समय का संबंध है। तो ये संबंध, और कमाल की बात तो ये है कि जो हिंदू शब्द जो है उसका इस्तेमाल भी उन्होंने किया, ईरानियों ने किया सबसे पहले। आपको पता है अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे जो कम्युनिटीज हैं या समुदाय हैं, वो उनके उच्चारण में जो है स नहीं है, वो है करते हैं उच्चारण उसको, है ना। जैसे आप पंजाब के इस इलाके में जाएंगे, वो सरसों को हरों बोलते हैं, है ना। जैसे हमारे बिश्नोई कम्युनिटी है, उसके उच्चारण में भी अगर आप देखोगे तो उसमें स नहीं है ना। तो वो उन्होंने ये प्रभाव है, ईरानी प्रभाव ये है कि जब वहां से यात्री आए, उन्होंने पूछा ये कौन सी नदी है, तो उन्होंने सिंध को हिंद बोला। तो हिंद मतलब जो हिंदू मतलब वो लोग जो हिंद के पार रहते हैं, या जो सिंध के पार के जो क्षेत्र है, भौगोलिक पहचान थी, भौगोलिक पहचान है। तो ये जो हमारा जो इतिहास है, ये इतना पुराना है कि यहाँ पे अब बहुत सारे जो ये माना जाता है कि जो आर्यन जो आए वो ईरान होके जो है हमारे पास आए, और उसके बहुत सारे सबूत मिलते हैं हमारे पास भाषाई जो बहुत सारे शब्द हैं जो फारसी के आप इस्तेमाल करते हो हमारे यहाँ पे, जो हिंदी में या उर्दू में जो इस्तेमाल होते हैं बहुत सारी। और एक मैं जिक्र कर रहा था, आपको ध्यान दूं कि वहाँ पे एक नौरूज एक त्योहार मनाया जाता है, और हमारे होली मनाया जाता है, और एक ही टाइम पे मनाया जाता है। हम जो है वो लूनर कैलेंडर है उसको फॉलो करते हैं, तो इसलिए फागुन के आखिर में जो है मनाया जाता है, यानी कि पूर्णिमा को मनाया जाता है। दूसरा जो उनका जो त्योहार है वो फिक्स्ड है, वो होता है आपके सोलर कैलेंडर के अनुसार, यानी कि 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं, उसके बाद दिन की लंबाई बढ़ना शुरू होती है, तो एक नया सीजन शुरू होता है। नौरूज का मतलब ये है कि एक नया सीजन जो है उसकी स्टार्ट हो रही है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। और ईरान में हर धर्म का आदमी उसको सेलिब्रेट करता है, किसी भी धर्म से ऊपर है।
और ये 5000 साल पुराना त्योहार है। इसका ऐसा ही त्योहार आप हिंदुस्तान में होली के रूप में देख सकते हो। होली जो है एक सांस्कृतिक त्योहार के रूप में, जो अगर आप देखोगे, उसके साथ बाकी जो कहानियां जुड़ी हुई हैं वो बहुत सारी ऐसी होती हैं जो बाद में जुड़ी जाती हैं। लोगों की अपनी कल्चर, अपने त्योहार होते हैं, और हमारे त्योहार हमेशा, सारे के सारे त्योहार जो है खेती से जुड़े हुए हैं। खेती की शुरुआत से, खेती बीच में लहला रही है, उससे खेती पक गई है, उससे जो त्योहार आप सारे देख लो, चाहे उत्तर भारतीय देख लो चाहे दक्षिण भारतीय, बाकी चीजें बाद में जोड़ी गई हैं। तो जो नौरूज को मनाने का जो तरीका, आप एक दिन बहुत सारे वीडियो इसमें मिल जाएंगे, आप देखना, तो बिल्कुल वही है जो हमारा होली वाला है, कि जो टोलियां चल रही हैं डफ बजाते हुए और कुछ गाते हुए, और उसके साथ लोग चल रहे हैं। या फिर होली का दहन जैसे हम करते हैं, उसी तरह से वो एक बहुत बड़ी आग जलाते हैं, उस आग के चारों तरफ डफ बजाते हुए और वो अपने गीत गाते हुए जो है। और ये बहुत ही सेकुलर त्योहार है, जिसका कोई किसी उससे संबंध नहीं है। बहुत सारे हैं, हमारा खाना, हमारी बहुत सारी चीजें जो है ईरान के थ्रू आई हैं, बहुत सारी जो पश्चिमी देशों से हमारी सब्जियां आई हैं, और ये जो आए हैं, ये सारे के सारे जो आदान प्रदान रहा है, ये तो एक कॉरिडोर है, और एक सिविलाइजेशनल कॉरिडोर है, जिसके साथ हमारा इतना पुराना संबंध है। तो ईरान के साथ तो बहुत सारे लोग, जो ईरान में तो गया नहीं कभी, जो गए हैं वो कहते हैं कि वहां पे एक तो हिंदुस्तान के लोगों से बहुत प्यार है उनको। ईरान की दोस्ती जो है हिंदुस्तान के इस लेवल तक भी रही है कि जब भी पाकिस्तान ने इनका जो एक इस्लामिक देशों का एक संगठन है, उसमें बहुत बार भारत को जो है कश्मीर को लेके भारत को जो है अटैक किया गया, या इसके खिलाफ प्रस्ताव पास करने की कोशिश की, उसमें सबसे आगे ईरान होता था। भारत के समर्थन में। यस, भारत के समर्थन में ईरान खड़ा होता था कि नहीं, हम ऐसा कोई प्रस्ताव जो है वो पास नहीं होने देंगे। तो ये चीजें अभी मुझे मनमोहन सिंह के एक मीडिया एडवाइजर होते थे, उन्होंने बताया कि वो 2008 में मनमोहन सिंह के साथ गए थे ईरान। तो ये जो इनका रूलर था खमीनी, जिसकी मौत हो गई, उसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को उठा के एक ही सवाल पूछा। उसने कहा कि हम तो एक छोटा देश है, हमारे यहाँ इतनी सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता नहीं है जितनी हिंदुस्तान में है, आप लोग इस हिंदुस्तान को एक कैसे रख पाए। तो मनमोहन सिंह ने आधा घंटा तक उस चीज पे बोला कि किस तरह से नेहरू का जो विजन था एक स्टेट्समैन के रूप में, कि किस तरह से हम इस देश को एक बनाना है, उसका आधार बराबरी होगी, समानता होगी, उसका आधार जो है सामाजिक समानता होगी, आर्थिक समानता होगी। हम जितना हो सके आर्थिक समानता लेने की कोशिश करेंगे। गुड जो आपका जो देश है वो सेकुलर देश होगा, धर्मनिरपेक्ष देश होगा। वो कहता है ये जो सारी चीजें हैं उन्होंने अमल में कैसे लाई जा सकती हैं वो देश को बताया, और उसको हमने बाद में फॉलो किया। और इतना भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता होने के बावजूद भी हम एक हैं, उसके पीछे एक वो विजन है कि किस तरह का भारत हमें बनाना है। और खमीनी ने उस बात को, मतलब वो लगातार आधा घंटे लगातार उन्होंने सुना, और उसके बाद जो है उनको कहा कि जो नेहरू की जो पॉलिसी है या उसका जो विजन है उसको ईरान में कैसे लागू किया जा सकता है। अपने अफसरों को कहा कि जरा इसको आप इसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाओ कि इसको हम ईरान में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उस विजन को। तो ये एक दूसरे का सम्मान है। ईरान के साथ हमारी कोई लड़ाई कभी हुई नहीं है ना, तो बहुत पुराने संबंध है और उसके बहुत आयाम है। मुगलों के टाइम का फारसी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी मुगलों के टाइम तक, ये तो बहुत बाद में हटाई है। सारे के सारी फारसी में सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे आपके, जितने भी थे, आपके जो जितने लैंड रिकॉर्ड थे वो सारे फारसी में थे। भाई कभी ईरान कभी फारसी को यहाँ लागू करने के लिए कोई आक्रमण नहीं किया, लेकिन ये एक इंटरेक्शन था या मुगलों के थ्रू था या जो भी था, कि धीरे धीरे ये सारी चीजें एक्सेप्ट हुई। तो हमारा और ईरान का संबंध जो है ऐतिहासिक है और बहुत दिली मतलब बहुत आत्मीयता से जो संबंध रहा है। और ये बहुत दुख होता है जान के कि अब हम मतलब एक ऐसे देश के लिए जिसने 60-70 हजार बच्चों को मारा है,
मतलब फिलिस्तीन के बच्चों को मारा है जिन मिसाइल से, उसके साथ हम खड़े हो गए कि हम आपके साथ हैं। ये शर्म की बात है। मतलब ये कोई देश अगर ये काम करता है ओपन तो ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। तो सर आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देश हरियाणा के दर्शकों से भी लोक हरियाणा के दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर, जब भी किसी मुल्क पर कोई ताकतवर मुल्क हमला करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। सत्ता और ताकत के नशे में मानवता को नहीं कुचले दिया जा सकता। न्याय का तकाजा है कि जब भी किसी के साथ अत्याचार हो, चाहे कोई मुल्क हो चाहे व्यक्ति हो, हमें अत्याचारी का डटकर विरोध करना चाहिए। लोक हरियाणा अपनी प्रतिबद्धता पर खड़ा रहेगा। सभी दर्शकों का आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद।